ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि अब आने वाले एपिसोड में खतीजा बेगम अपने दिल की आग बुझाने के लिए सराज अमृतसरी को कॉल करके डराने धमकाने वाली है और उसे ये बोलने वाली है कि अपने बेटे फरहाद को जिस बिल में छुपा कर रखा है उसे बाहर निकालो। क्यों उसकी मौत से तुम्हें डर लगने लगा है? क्या खतीजा बेगम से अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो खुद उठ खड़ी हुई है शमरेज से अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए? क्या उसे वाकई ऐसे लग रहा है कि बिनिया बीन सुरैया की मोहब्बत में अपने बेटे का खून फिर से माफ़ कर देगा? वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब मदीहा फरहाद के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए फरहाद, तुम्हें ज़रा सा भी अपने किए हुए पर शर्मिंदगी और नदामत नहीं है। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। जिस पर फरहाद बोलता है कि मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिस पर मदीहा बोलती है कि तुम्हें अभी तक भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे बड़े भाई की मौत हो चुकी है और वो तुम्हारी हरकतों की वजह से इस दुनिया से चला गया। लेकिन आज इस पर कि तुम्हें उसका दुख हो, लेकिन तुम्हें इस पर कोई भी नदामत नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मोहम्मद के ससुर का कत्ल किया है। जिस पर फरहाद बोलता है कि ओ अच्छा, तुम्हें भी पता चल गया। हाँ, मैंने किया है, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद को ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ मेरी है और मेरे जीते जी वो किसी की नहीं हो सकती। जिस पर मदीहा बोलती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है फरहाद। तुम्हें पता है कि अगर तुम मोहम्मद से शादी कर भी लो तो वो कभी भी तुम्हारी नहीं होगी, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम मोहम्मद का पीछा छोड़ दो। जिस पर फरहाद बोलता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं मोहम्मद का पीछा छोड़ दूं। मैं तो मोहम्मद को हर हाल में हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जिस पर मदीहा बोलती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी हरकतों से क्या कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है पता है मुझे। महमल की शादी रुक गई है क्योंकि उसके ससुर का कत्ल हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता? जिस पर मदीहा को फरहाद के इस तरीके पर गुस्सा आता है कि उसे अपने किए पर जरा सी भी निदामत नहीं। इसीलिए वो फरहाद से बोलती है कि तुम्हें मोहम्मद कभी नहीं मिलेगी, चाहे उसके लिए तुम जो कुछ मर्जी कर लो। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में फरहाद को बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है तो देखती क्या है कि उसकी माँ पीर मक्की जाने के लिए तैयार होती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। जिस पर खतीजा बोलती है कि वो भी पीर मक्की जा रही है। सुना है कि आज तक सुरैया भी वहाँ जाती है। मैं भी तो जाकर देखूं कि वहाँ पर जाकर कितनी मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं। मैं भी अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती हूँ और मैं जाकर इस मन्नत को पूरा करना चाहती हूँ ताकि सराज अमृतसरी के घर का कोई अफराज जिंदा ना रहे। क्योंकि मेरे बेटे की मौत के बाद अब मेरे अंदर इंतकाम की आग है और मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे की लाश देखना चाहती हूँ। जैसे ही भतीजा और मदीहा पीर मखी जाते हैं तो देखती क्या है कि सुरैया बेगम भी वहां पर मौजूद होती है और वहां पर झाड़ू लगाती है। जहां फिर खतीजा बेगम के पांव सुरैया बेगम के झाड़ू पर आ जाते हैं और फिर सुरैया बेगम उठकर खड़ी हो जाती है। जहां फिर सुरैया बेगम खतीजा से बोलती है कि अरे वाह, आज तुम यहाँ पर कैसे? जहां फिर खतीजा बेगम सुरैया से बोलती है कि तुम तो यहाँ तक आज तक नहीं आने से टली, तो फिर मैं भी आज यहाँ पर ये देखने आई हूँ कि यहाँ पर आने से कितनी मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए आज मैं भी यहाँ पर एक मन्नत मांगने आई हूँ कि मेरे बेटे के कातिल कभी जिंदा नहीं रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके मैं उन्हें मौत के मुंह में देखना चाहती हूँ। और मैं अपने बेटे के खून को कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा खून इतना हल्का नहीं है जिस तरह तुमने अपने खून को इतना हल्का कर दिया। जहाँ फिर सुरैया बेगम खतीजा की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैंने अपने बेटों का खून माफ़ कर दिया? अरे नहीं खतीजा, मैंने अपने बेटों का खून माफ़ नहीं किया। अरे मैंने तो तुम्हारे बेटे कमबख्त को उस मोहब्बत में गिरफ्तार होते हुए देखा है जिसकी शुरुआत उसने की थी। अरे मैंने तो सिर्फ एक खेल खेली है और वो खेल बिल्कुल वैसे ही खेली जा रही है जैसे मैंने उसे प्लान किया।
जहाँ फिर खतीजा बेगम सुरैया बेगम से बोलती है कि चलो देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जहाँ फिर मदीहा अपनी माँ को ज़बरदस्ती वहाँ से घर ले जाती है और घर जाकर अपनी माँ को बोलती है और बोलती है कि आप लोग क्यों नहीं बाज आ रहे, आप लोगों को नहीं पता कि ये जंग शुरू हो चुकी है, इस जंग को यहीं रोक दे वरना बहुत कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिस पर खतीजा बोलती है कि अब तो जंग की शुरुआत हो चुकी है मदीहा, और ये जंग अब कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला ले लूं। क्या तुम्हें अपने भाई से मोहब्बत नहीं थी? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि उसके कातिल अपने अंजाम तक पहुंचे? जिस पर मदीहा बोलती है कि आपको पता है कि उन लोगों ने सुलह की थी और अब्बा ने भी सुलहनामे पर साइन कर दिए थे। आपको फरहाद को समझाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने समझा कि शायद फरहाद चेंज हो चुका है। आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि वो कभी भी नहीं बदलने वाला। जिस पर खतीजा बोलती है कि बस करो, तुम अपनी दोस्त की साइड ले रही हो। मदीहा बोलती है कि मैं अपने दोस्त की साइड नहीं ले रही अम्मा। आपको पता है कि उसने मोहम्मद को डराने के लिए मोहम्मद के ससुर का कत्ल किया और वो अपनी बात पर ज़रा सा भी शर्मिंदा नहीं। और अगर इतना बहादुर है तो आज छुप कर क्यों बैठा है? उसे बाहर निकाले। खुदा के लिए मैं आप लोगों के सामने हाथ बांधती हूँ, ऐसा ना हो कि आप अपना दूसरा बेटा भी खो दे। जहाँ फिर दूसरी तरफ बाहर खड़ा बिनियामीन भी ये बातें सुन रहा होता है और सुरैया बेगम मदीहा से बोल रही होती है कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अब निकली हूँ, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे अब्बा पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि हो सकता है कि वो सुरैया बेगम की मोहब्बत में फिर से कमज़ोर पड़ जाए और उसके बेटों को माफ़ कर दे। जहाँ फिर मदीहा बोलती है कि खुदा के लिए बस कर दे अम्मा, आपको अब्बा पर यकीन होना चाहिए, उनकी मोहब्बत पर एतबार होना चाहिए। भाई की मौत के बाद अब्बा इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है, और अब वो दूसरे बेटे की लाश नहीं उठा सकते। इसलिए खुदा के लिए अब ये लड़ाई झगड़े बंद कर दें, क्योंकि फरहाद जैसा चाहता है ऐसा कभी नहीं होगा और मोहम्मद उससे शादी कभी नहीं करेगी। जिस पर खतीजा मदीहा से बोलती है, मेरे फरहाद ने चाहा है उसे, अगर तो वो उसके लिए मानती है तो ठीक है, वरना सारी जिंदगी ऐसे कवारी बैठे रहेगी, ये मेरा वादा है आज सराज अमृतसरी से। जहाँ फिर खतीजा बेगम सराज अमृतसरी को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैंने अपने बेटे की मौत के बदले की शुरुआत कर दी है। अब जितनी जल्दी हो सकता है तुम अपने बेटे की लाश को उठाने की तैयारी कर लो। जहाँ भी सराज अमृतसरी बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो, अभी तो तुमने ताज़ा ताज़ा एक बेटे की लाश उठाई है और अब क्या दूसरे की भी चाहती हो? खतीजा बेगम बोलती है कि नहीं, दूसरा बेटा अब तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारे घर तक छोड़ के आएगा, ये मेरा तुमसे वादा है सराज अमृतसरी, और तुम्हारी आंखों के सामने से वो तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर से लेकर जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा मोहम्मद से मोहब्बत करता है और अब अगर मोहम्मद उसकी ना हुई तो वो कभी भी उसे किसी और की होने नहीं देगा, याद रखना। जहाँ भी सिराज अमृतसरी बोलता है कि चलो फिर देखते हैं, या तो तुम नहीं या फिर हम नहीं, अब ये खेल जीत और हार पर ख़त्म कर देते हैं, देखो अब तुम में से कौन जीतता है, मैं या तुम लोग। और फिर खतीजा बेगम बोलती है कि फिर तुम अपनी हार की तैयारी कर लो और मातम मनाना शुरू कर दो और उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हें मिलने वाली है। और फिर खतीजा बेगम फ़ोन बंद कर देती है। जहाँ फिर बिनियामीन भी खतीजा बेगम के इस रवैये को देखकर हद से ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो आखिर करे तो क्या करे। क्योंकि एक तरफ तो वो ये नहीं चाहता कि वो अपने दूसरे बेटे को खो दे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने बेटे की मौत का बदला भी लेना चाहता है, लेकिन अब उसके पास कोई बीच का रास्ता नहीं, इसीलिए वो हद से ज़्यादा परेशान है और फरहाद को समझाता है कि वो घर से बाहर किसी सूरत में भी ना निकले, मैं बाहर के हालात को देख लूँगा। बिनियामीन फरहाद को समझाता है कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो और तुम मेरी कसम खाओ कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। जिस पर फरहाद बोलता है कि आपको उस विटनेस के बारे में पता चला, या तो फिर मुझे उसके बारे में बता दें, क्योंकि या तो मुझे जेल भेज दें या फिर मुझे घर से बाहर निकालने दें, क्योंकि अब एक ही हल है,
اگر میں باہر رہا تو میں اس چھوٹے حضرات کو بھی مار دوں گا۔ جہاں پھر بنیامین کو فرحات کی بات سن کر کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تمہیں ابھی تک بھی شرم نہیں آئی اپنے بھائی کی موت کے بعد؟ کیوں تمہاری آنکھوں میں اب خون اتر آیا ہے؟ مجھے بھی اپنے بیٹے کی موت کا دکھ ہے، لیکن بدلہ لینے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایک مارا جا چکا ہے اور پولیس تمہاری تلاش میں ہے، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی کچھ دن اندر ہی رہو۔ جہاں پھر بنیامین اپنے بیٹے فرحات کو یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف سراج امرتسری کال کرتا ہے بنیامین کو اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری بیوی ختیجہ بیگم کی کال آئی تھی اور اسے سمجھا دو کہ مجھے ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ہر صورت میں اپنے بیٹے کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو تم دونوں باپ بیٹے بھی نہیں بچو گے۔ جس پر بنیامین بولتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایک جان کو بچانے کے لیے اب کس کس کی جان جائے گی، اور پھر بنیامین یہ کال کاٹ دیتا ہے بات بول کر۔ دوسری طرف فرحات بھی یہ بات جان لیتا ہے کہ آئی وٹنس کون ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ منٹو ہی آئی وٹنس ہے۔ اسی لیے وہ سب سے پہلے چھوٹے حضرات کو کال کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ کیا ہوا، تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی ابھی محمل سے؟ تم تو محمل سے شادی کرنے چلے تھے۔ جہاں پھر حضرت فرحات سے بولتا ہے کہ تم اس بات کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو فرحات، اگر میری نہیں ہوئی تو یاد رکھو کہ محمل کبھی بھی تمہاری نہیں ہوگی۔ جس پر فرحات بولتا ہے کہ یاد رکھو کہ اگر میں باہر آ گیا تو اب تمہاری باری ہے اور میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ جہاں پھر حضرات فرحات سے بولتا ہے کہ بس تو کوئی طریقہ ڈھونڈ کے موت تجھے چھوڑ دے، کیونکہ اب تیرے مرنے کی باری ہے اور نہ تمہیں زندگی بخشی جائے گی، اور اب تم ہر حال میں مر کے ہی رہو گے، کیونکہ تمہاری موت نے تمہیں پاگل کر رکھا ہے۔ اسی لیے وہ کال بند کر دیتا ہے اور کال بند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں محمل سے ملنے، اور تم سے اگر ہو سکتا ہے تو تم مجھے روک لو۔ جہاں پھر حضرات کال بند کر دیتا ہے اور محمل کے پاس چلا جاتا ہے اور محمل سے جا کر یہ بولتا ہے کہ وہ سرمنٹو کے پاس جا رہے ہیں سرمنٹو سے بات کرنے کے لیے اور اسے بتانے کے لیے کہ تم واقعی منٹو سے محبت کرتی ہو۔ جس پر محمل حضرات سے بولتی ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ شادی تو تم نے خود ہی آگے بڑھا دی اور اب تم بول رہے ہو کہ میں منٹو سے محبت کرتی ہوں۔ جہاں پھر حضرات بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم منٹو سے محبت کرتی ہو، اور میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ اپنی خوشی کے لیے تمہاری محبت کے ورقوں کو الٹ پلٹ کر دوں۔ اور پھر محمل حضرات کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حضرات محمل کی ایک بات بھی نہیں سنتا۔ دوسری طرف فرحات کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آئی وٹنس کوئی اور نہیں بلکہ منٹو سر ہی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے باپ بنیامین سے چوری منٹو کو ٹکانے لگانے کے لیے منٹو کے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں پھر منٹو کے پاس پہلے ہی حضرات موجود ہوتا ہے اور حضرات محمل کے بارے میں منٹو سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اسے منٹو سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ منٹو محمل کو پسند کرتا ہے اور محمل منٹو کو پسند کرتی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں پھر منٹو حضرات سے بولتا ہے کہ محمل از اے ڈیسنٹ گرل، میں تو اس کے بارے میں یہی سوچتا ہوں کہ وہ بہت ہی زیادہ اچھی لڑکی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم ایک اچھے انسان نہیں ہو، کیونکہ تم بزدل ہو، کیونکہ تم اب موت سے ڈر کر محمل کا ساتھ چھوڑ رہے ہو، کیونکہ محمل صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جہاں پھر حضرت بولتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی کہ محمل آپ سے محبت کرتی ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے چلا جائے گا باہر۔ جیسے ہی حضرات وہاں سے باہر جائے گا تو مس ماریا اور منٹو بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ جیسے وہ باہر جاتے ہیں تو فرحات بھی وہاں پر آ رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر تو وہ چھوٹے حضرات کا کام کر دے گا، اسی لیے وہ اپنے گن نکالتا ہے اور چھوٹے حضرات پر گولی چلا دیتا ہے۔ لیکن مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس بار چھوٹا حضرات بھی مارا ہی جائے گا۔ یہاں پھر منٹو پھر سے فرحات کو دوسرا قتل کرتے ہوئے دیکھ لے گا۔ ناظرین، خون کی یہ جنگ شروع ہو چکی ہے، کیا اس جنگ میں مارا جائے گا فرحات یا پھر منٹو؟ لیکن مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے فرحات یا بنیامین سراج امرتسری کے بیٹے کو قتل کر دیں گے، جہاں پھر شمریز کی موت ہو جائے گی اور اس کے بعد سراج امرتسری بنیامین کے پورے خاندان کو ختم کر دے گا،
آپ سب لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔